बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विल क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। साद इब्न अबी वक्कास से रवायत है, वो कहते हैं कि जब मैं सख्त बीमार था तो अल्लाह का पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछने आया करता था। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो ये मेरी बीमारी है ये बहुत सीरियस हो गई है और मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी और पीछे कोई भी नहीं है जिसको मैं इनहेरिट करूं, सिर्फ मेरी एक बेटी है। तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा चैरिटी में दूं? 2/3 हिस्सा कितना होता है, यानी 100 में से 66। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। तो साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, मैंने कहा कि क्या मैं आधा हिस्सा चैरिटी में दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप चैरिटी में सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दें। 1/3 हिस्सा यानी 100 में से 33। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप चाहते हो कि जो आपके हियर्स हैं को किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े तो आप 1/3 हिस्सा ही चैरिटी में इनहेरिट करो। इन मुस्लिम लॉ द टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड द विल इज रेफर्ड टू एज ए वसीयत। मुस्लिम लॉ में एक टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट जिसको विल कहा जाता है, इसको अरबिक में वसीय या वसीयत कहा जाता है। विल्स आर डिक्लेयर्ड लॉफुल इन द कुरान। ये वसीयत है, इसको कुरान में लॉफुल करार दिया गया है। दो द कुरान इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेस्टामेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1/3। कुरान पाक में इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा चैरिटी में दिया जाए, लेकिन जो ऊपर हमने हदीस पढ़ी, इस हदीस में बताया गया है प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा चैरिटी में दिया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं विल एंड इट्स एसेंशियल्स इन द लाइट ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में विल और विल के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ए विल इज नोन एज वसीयत। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो विल है उसको वसीयत के नाम से जाना जाता है। इट इज लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलोज ए पर्सन। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन को अलो करती है टू स्पेसिफाई हाउ देयर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर देयर डेथ। उस बंदे की प्रॉपर्टी किस तरह स्पेसिफाई की जाए, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए उसके डेथ के बाद। द एसेंशियल्स ऑफ विल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक जो विल के एसेंशियल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, टेस्टेटर्स कैपेसिटी। अब टेस्टेटर कौन? वो बंदा जो वसीयत लिख रहा है, वसीयत करने वाला। द पर्सन मेकिंग द विल, टेस्टेटर, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड हैव रीच्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो बंदा वसीयत लिख रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए और वो मेजॉरिटी की एज पे पहुंचना चाहिए। रियली कंसिडर्ड टू बी द मेंटली एंड लीगली कॉम्पिटेंट। वो बंदा मेंटली और लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इन इस्लामिक लॉ दिस मीन्स दे शुड बी द सेन एंड एटलीस्ट द एज ऑफ प्यूबरिटी। इस्लामिक लॉ में वो बंदा सेन भी होना चाहिए, अपने होश हवास में भी होना चाहिए और बालिग भी होना चाहिए। दूसरा है फ्री विल। The will must be made voluntarily with free consent, without any external pressure, coercion and influence, fraud, misrepresentation or mistake। बंदा विल बना रहा है वो फ्री कंसेंट से बनाए, अपनी मर्जी से बनाए और उस पर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, कोर्शन ना हो, नामुनासिब असर ना हो, या किसी ने उससे फ्रॉड से वो विल नहीं लिखवाई हो या मिसरिप्रेजेंटेशन से। विल लिखते वक्त उस बंदे की फ्री विल होना लाजमी है। थर्ड है स्पेसिफाइसिटी। The will should specify the portion or percentage of the estate to be distributed to each beneficiary। तो will में ये चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए, स्टेट का कौन सा पोर्शन और स्टेट की कितनी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट की। बेनिफिशरीज मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड असिस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब्ड। और जिनको ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। किस बेनिफिशरी को कौन सी चीज़ देनी चाहिए वो भी क्लियरली लिखी हो, यानी किस बेनिफिशरी को कितनी परसेंटेज देनी चाहिए, कौन सा पोर्शन प्रॉपर्टी का देना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन हो। फोर्थ है बेनिफिशरीज। द बेनिफिशरीज यानी हियर्स आर यूजुअली लिमिटेड टू दोज हु आर नॉट ऑलरेडी इंटाइटल्ड टू फिक्स्ड शेयर ऑफ द एस्टेट अंडर इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ। बेनिफिशरीज में वो बंदे शामिल हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना हिस्सा नहीं ले लिया। कि अगर एक बाप के 7 बेटे हैं, 2 बेटों ने ऑलरेडी उसके जीते जी ही अपना हिस्सा ले लिया है, वो उस बेनिफिशरीज में शामिल नहीं होते। द टेस्टेटर कैन इंक्लूड नॉन हियर्स और एलोकेट एडिशनल शेयर्स टू स्पेसिफिक हियर्स। जो वसीयत लिख रहा है वो बंदों को भी इंक्लूड कर सकता है जो कि उसके हियर्स नहीं है। कोई उसने बेटा पाला था, के लिए भी वो कुछ वसीयत में लिख सकता है। और ये वसीयत लिखने वाला किसी बंदे को, किसी अपने बेनिफिशरी को, अपने हियर को दूसरों से ज्यादा प्रॉपर्टी भी लिख के दे सकता है विटनेस। इट इज जनरली रिकमेंडेड दो नॉट ऑलवेज मैंडेटरी टू हैव द विटनेस प्रेजेंट व्हेन मेकिंग द विल। द नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड
can vary, but having at least 2 Muslim adult honest and trustworthy witness is often recommended. will बनाते वक्त recommend किया जाता है कि witness भी होने चाहिए. ये mandatory तो नहीं है, होने लाजमी है, लेकिन often recommend किया जाता है ताकि disputes को avoid किया जाए. और कम से कम जो witness होने चाहिए वो recommend किया जाता है कि 2 Muslim adult honest और trustworthy witness होने चाहिए. Sixth है in writing. While oral wills are recognized in Islamic jurisprudence, it is generally recommended to have the will in writing for clarity and to avoid disputes. In many written will is preferred, especially for larger estates. Islamic jurisprudence में जो oral wills हैं उनको भी recognize किया जाता है, लेकिन अक्सर ये recommend किया जाता है कि जो will है वो writing में होनी चाहिए कि आगे चल के disputes को avoid किया जाए. ज़्यादातर written will को ज़्यादा preference दी जाती है, especially जो larger estates हैं उनमें. Seventh है revocability. The testator has the right to revoke or modify the will during their lifetime, as long as they meet the necessary legal requirements. अब जो वसीयत लिख रहा है उसके पास ये राइट है कि वो उस विल को रिवोक कर सकता है जब तक वो जिंदा है, या उस विल को मॉडिफाई कर सकता है. जैसे मिसाल के तौर पर उसके पास पहले प्रॉपर्टी थी, 2 घर थे, उसने वसीयत कर दी, एक घर एक बेटे के नाम, एक घर दूसरे बेटे के नाम. अभी वो जिंदा है, उसने 2 घर और ले लिए. अब यहाँ पर ये अपनी विल को मॉडिफाई कर सकता है. अब कहेगा कि 2 घर मेरे एक बेटे के नाम, 2 घर दूसरे बेटे के नाम, और ये इस विल को रिवोक भी कर सकता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द विल अपडेटेड एंड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है कि उस विल को अपडेट किया जाए अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं. जैसे उसने एक घर से दूसरा घर लिया, या उसको एक और बेटा पैदा हो गया, जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं तो उसको चाहिए कि उसको वो अपडेट करे विल को जब तक वो जिंदा है. 7th है इस्लामिक गाइडलाइंस. द कंटेंट्स ऑफ द विल शुड नॉट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ. विल के जो कंटेंट्स हैं, जिस तरह विल लिखी गई है, वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं होने चाहिए. दिस मीन्स इट शुड नॉट यूज्ड टू डिप्राइव द राइटफुल heirs ऑफ their prescribed shares and it should not include the conditions that are contrary to Islamic belief. यानी इसमें कोई ऐसी conditions मौजूद नहीं होनी चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ हों. विल इस तरह नहीं बनाई जाए कि एक हेयर को डिप्राइव किया जाए, महरूम किया जाए उसके हक से. अगर 5 बेटे हैं तो 4 बेटों को उसने मिल्कियत दे दी, एक को नहीं दी. ये चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं, यानी कोई भी हकदार अपने हक से महरूम भी ना हो. 9th है एग्जीक्यूटर. द टेस्टेटर में अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर, ट्रस्टवर्दी पर्सन, टू कैरी आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द विल. टेस्टेटर वसीयत लिख रहा है, वो एक वकील हायर कर सकता है या एग्जीक्यूटर हायर अपॉइंट कर सकता है जो उसके जाने के बाद के एसेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करे जिस तरह विल में लिखा गया है. और 10th है लीगलिटी. द विल शुड कंप्लाई विद द लॉज ऑफ द कंट्री वेयर इट इज बीइंग क्रिएटेड. जिस मुल्क में वो विल बनाई जा रही है, वो विल उस कंट्री के लॉज को भी वायलेट ना करे. Islamic jurisprudence accommodates local legal requirements as long as they don't contradict Islamic principles. Islamic jurisprudence भी इस बात पे emphasize करता है कि जो local legal requirements है उनके खिलाफ विल नहीं जानी चाहिए. वो local जो legal principles हैं वो भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होने चाहिए. तो ये जो wills के specifics हैं या elements हैं, जो schools of jurisprudence हैं उनमें चेंज हो सकते हैं. कोई schools कुछ एलिमेंट्स को कैरी करता होगा, कोई कुछ एलिमेंट्स को कैरी करता होगा. कस्टम और रेगुलेशन या ट्रेडिशंस की वजह से भी कहीं थोड़ी बहुत चेंजिंग होती होंगी इसकी एलिमेंट्स में. और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को, वो अपनी स्टेट का कितना पोर्शन किसको एलोकेट कर सकता है, ऐसे बेनिफिशरीज को दे सकता है, और चैरिटेबल और डोनेशंस में कितना दे सकता है. दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. और अगर आपको इस सब्जेक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं. दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको.